आप वो हैं जो दुनिया आपके बारे में सोचती है, यानी कि जो परसेप्शन है। लेकिन जो परसेप्शन है ज़रूरी तो नहीं कि वही आप हों। कुछ ऐसा ही जियोपॉलिटिक्स में होता है। अभी मोदी जी ने गयाना में अपनी स्पीच में कहा कि ये टाइम कॉन्फ्लिक्ट का नहीं है, टाइम है पहचानने का कि कौन इन कॉन्फ्लिक्ट के पीछे है, क्या कारण है, और उनको सॉल्व करने का। आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एक चर्निंग के फेज से गुजर रही है। चर्निंग का मतलब होता है कि एक बड़ा बदलाव हो रहा है दुनिया में। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको क्लियर हो जाएंगे दुनिया के जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट हैं उसके रीजंस अभी क्या हैं, ये परसेप्शन है और उसके पीछे के कारण क्या हैं। और बाय द एंड फिर हम ये भी क्लियर कर लेंगे कि इंडिया वहां पर क्या रोल निभा सकता है। मोदी जी का बयान है कि दुनिया में कहीं पर भी जो क्राइसिस होगा, कहीं पर भी और किसी भी प्रकार का, उसमें इंडिया इज गोइंग टू बी फर्स्ट रेस्पॉन्डर। पहला रेस्पॉन्स इंडिया करेगा। और इससे होगा क्या? हम कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, हम रिजॉल्व करेंगे। ये कौन करता है? जो बड़ी ताकत होती है। साथ में कह रहे हैं कि वी आर नॉट एक्सपेंशनिस्ट पावर, यानी कि इशारा किसी की तरफ है। कई लोग मतलब कई देश कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के नाम पर आते तो हैं, जाते नहीं हैं। लेकिन इंडिया के साथ ऐसा नहीं है। हम यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट में बिलीव नहीं करते, हम यूनिवर्सल कोऑपरेशन में बिलीव करते हैं। इशारा समझ रहे हैं? इस स्पीच में इशारा है कि कुछ देश ऐसे भी हैं जो यूनिवर्सल कॉन्फ्लिक्ट बनाकर रखते हैं, राइट, और फिर वहां से जाते नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उनको लगातार होता रहता है। क्या फायदा है, कितना फायदा है, अभी आपके आंखें खुलेंगी। सबसे पहले कुछ व्यू पॉइंट समझते हैं कि भाई क्या कारण है कुछ कॉन्फ्लिक्ट के। तो एक थ्योरी है जो यूएसए सपोर्ट करता है, वो है हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी। ये मतलब लॉजिक है, इनका लॉजिक है कि भाई दुनिया तभी सुरक्षित रहेगी, तभी स्टेबल रहेगी जब एक हेजमॉन होगा, एक देश का वर्चस्व होगा। एक समय पर यह वर्चस्व ब्रिटेन का था, तो उस वजह से हम कहते थे पैक्स ब्रिटिकाना। यूएसए का कहना है कि मुझे कमज़ोर करने की कोशिश जो कर रहे हैं वो दुनिया को कमज़ोर कर देंगे, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे। आप कहोगे यार ये क्या बात हो गई? तो यूएस के जो स्कॉलर्स हैं ना, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के थिंकर, वो कहते हैं कि देखिए पैक्स ब्रिटिकाना, एक समय पर ब्रिटेन का राज होता था, दुनिया भर में सबसे बड़ी ताकत ब्रिटेन के पास। तो ब्रिटेन अगर कहीं पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट के चांस हैं तो उसको रिजॉल्व कर सकता था बाय गिविंग सपोर्ट। मेटीरियल सपोर्ट भी दे सकता था, बदले में मार्केट का एक्सेस ले सकता था। साथ साथ में रूल्स जो उसने बना दिए जो सबके लिए ठीक हैं उसको एनफोर्स भी करा सकता था, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर कोई एक सरकार तो है नहीं। माइट इज राइट चल रहा है, जिसके पास ताकत वो नियम बना रहा है, जहां तक वो एनफोर्स करा सकता है वो एनफोर्स करा लेता है, मनवा लेता है। तो ऐसे में कह रहा है कि देखो जब जब ब्रिटेन कमजोर हुआ तब देखो क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ 1914 से 1918। वर्ल्ड वॉर 1 से ठीक पहले ब्रिटेन का जो इन्फ्लुएंस है ग्लोबल लेवल पर वो डिक्लाइन पर था। हो गया देखो वर्ल्ड वॉर। फिर कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 देखो। अब जो इंटर वॉर पीरियड था, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच में, यानी कि 1918 से लेकर 1939, उसके बीच में यूएस से इमर्ज हुआ था एक बड़ी ताकत, और माना जा रहा था कि भाई अब तुम बड़ा रोल अदा करोगे। यूएस के प्रेसिडेंट होते थे वुडरो विल्सन। उन्होंने एक फेमस स्पीच भी दी थी, 14 पॉइंट्स। लंदन में जाकर स्पीच देकर आए और कहा कि देखो अब ना दुनिया में शांति हम कायम कराएंगे। ब्रिटेन, फ्रांस और अदर देश सब इकट्ठे हो जाओ, अब दुनिया में शांति कायम कराएंगे, एक लीग ऑफ नेशंस बनाएंगे। ये यूएन का प्रीकर्सर है, बाद में यूएन बना, लीग ऑफ नेशन बनाएंगे और हम सब मिलकर कमिट करेंगे कि ग्लोबल पीस रहे। अब ये कह के तो चले गए प्रेसिडेंट साहब, लेकिन अपनी जनता और अपने पॉलिटिशियन को तो मनवा लेते। वहाँ पर इनका जो प्रपोजल था कि लीग ऑफ नेशन में यूएस फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, डिप्लोमेटिक सपोर्ट देगा, इनके सीनेट ने वो पास नहीं किया। तो जिम्मेदारी किस पे आ गई? ब्रिटेन पर और फ्रांस पर। अब ब्रिटेन और फ्रांस को लगा कि यार ये इटली में मुसोलिनी और ये जर्मनी में हिटलर ये बढ़ तो रहे हैं, लेकिन यार ये खुलेआम कम्युनिस्ट फोर्सेस के खिलाफ हैं, राइट। और 1917 में कम्युनिज्म, भाई साहब रशियन रिवॉल्यूशन हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, ये हिटलर और मुसोलिनी मिलकर ये कम्युनिस्ट का इलाज करें, इनके खिलाफ एक्शन लें, हम तो अपना बैठते हैं ना, होने दो कॉन्फ्लिक्ट। एंड यूएसए वाज लाइक कि देखो मुझसे तो बात ही मत करो, हमारी तो सीनेट ही नहीं अप्रूव किया। तो कहने का मतलब है यहाँ पर इस वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो अब
इनके स्कॉलर्स कहते हैं कि देखो वहाँ पर यूएस अपना रोल नहीं निभा पाया, देखो वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब यूएस एक बड़ी ताकत बन गया तो उसके बाद देखो वर्ल्ड वॉर 3 हुआ नहीं, ऐसा इनका कहना है। इस वजह से कह रहे हैं कि देखो यूएस को सुपर पावर बने रहने दो, इसको मेजर सपोर्ट देते रहो, क्योंकि यही एनफोर्स कर सकता है रूल को। लेकिन आपको ये लगता है कि इतना ज़्यादा वर्चस्व कई बार ये खुद कॉन्फ्लिक्ट का कारण बनता है? क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ देश तो ऐसे होंगे जो आपको रेजिस्ट करेंगे, कहेंगे क्या बात, मतलब तुम्हारी क्यों चले भाई, तुम्हारे हिसाब से ही क्यों चले। क्योंकि जिसके पास ताकत होती है वो अपना भला सबसे ज़्यादा चाहता है, और जिसका शोषण हो रहा होता है, भाई साहब कहीं से तो तुम पैसा कमा रहे हो ना, किसी के साथ तो गलत कर रहे हो ना, तो भाई साहब वो करेगा, आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा, वहाँ होगा कॉन्फ्लिक्ट। अब ऐसे हमारे पास एग्जाम्पल भी है, लीजिए इराक का एग्जाम्पल दूँ आपको। जैसे जब यूएस पर अटैक हुआ ओसामा बिन लादेन, तो यूएस को लगा कि यार मुझे सऊदी अरब पे विश्वास करना भी चाहिए कि नहीं, क्योंकि सऊदी अरब की जो मतलब टॉप फैमिलीज़ हैं, रूलिंग फैमिलीज़ हैं, मतलब उनका जो परिवार है कहा जाता है, उसी में से एक सपोर्ट था ओसामा बिन लादेन की फाउंडेशन को इनिशियल डेज में। तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश वाज लाइक कि भाई ये सऊदी मुझे ज़रूरी है ऑयल के लिए, लेकिन यार ऐसा थोड़ी ना है कि भाई मेरा ये दुश्मन पैदा करता रहेगा, उसको सपोर्ट करता रहेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पर। तो अगर सऊदी को मेजर सपोर्ट ना करें मिडिल ईस्ट में, तो भाई सऊदी का कोई अल्टरनेटिव खड़ा करो जो सऊदी के खिलाफ खड़ा हो और यूएसए के सपोर्ट में हो। तो ऐसा उनको लगा कि ऐसा तो भाई इराक बन सकता है। हालांकि एक समय पर सद्दाम हुसैन सऊदी के रिलेशन इतने अच्छे थे कि सद्दाम हुसैन इराक के जो प्रेसिडेंट थे, उनका और ईरान का वॉर हुआ तो उसमें सऊदी से उन्होंने उधार मांगा, तो सऊदी ने उधार दिया इराक को। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लगा कि यार अगर सऊदी अपने हिसाब से चलेगा नहीं तो वी नीड अनदर पॉन, एक और प्यादा चाहिए। अब सद्दाम हुसैन ने कहा देखो ऐसा प्यादा हमें तो मानना मत, हम तो तुम्हारे हिसाब से चलेंगे नहीं, और हमें पता तुम्हारी वीकनेस क्या है, तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को, तुम्हारी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था को ऑयल चाहिए ना, ऑयल तो हमारे पास भी है, सऊदी के पास भी है, ओपेक नेशंस के पास है। हम इस ओपेक की जो लॉबी है इस पर इन्फ्लुएंस ऐसा रखेंगे कि दाम बढ़ाएंगे और तुमसे पैसा कमाएंगे। एंड यूएस वाज लाइक कि अच्छा हमसे पैसा कमाओगे, हम दूसरों से पैसा कमाते हैं, हम गेम के रूल हम बनाते हैं, तुम गेम के रूल बनाओगे। सद्दाम हुसैन बोला यस, क्योंकि रिसोर्स हमारा है ना, हम बनाएंगे। उसके बाद क्या था, इराक का इन्वेजन होता है। तो यानी कि जिसने किया रेजिस्ट, उसके बाद यूएसए ने उसका किया इलाज। वहाँ पर कहा कि देखो तुमने ना अपने यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हैं, कुर्दिश माइनॉरिटी, उस पर केमिकल गैस का इस्तेमाल किया है, और बाकायदा इंटरनेशनल लेवल पर कहा ये तो वॉर क्रिमिनल है, फांसी दे दी। सीरिया, बशर अल असद, उन्होंने कहा यूएस से हम तुम्हारे हिसाब से भी नहीं चले, हम भी नहीं चलेंगे तुम्हारे हिसाब से, वी आर गोइंग टू रेजिस्ट योर हेजेमोनिक स्टेटस। आप सोचेंगे यार जब इराक का इलाज हो चुका इससे पहले, तो सीरिया काहे को बोला, सीरिया क्यों बोल रहा है भाई? सीरिया इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसके पीछे कोई ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा सीरिया को बोलने के लिए। तो सीरिया वाज लाइक कि पुतिन है हमारे पीछे, ईरान है हमारे पीछे, एंड सीरिया वाज लाइक वी आर गोइंग टू रेजिस्ट। तो फिर क्या था, यूएसए ने कहा सीरिया, अब देखो तब से लेकर अभी तक सिविल वॉर चल रहा है। तो यानी कि जो दुनिया के अपने आप को रेस्पॉन्सिबल नेशंस कहते हैं, परसेप्शन है, लेकिन परसेप्शन के पीछे की कहानी तो ये है। फिर देखिए यूक्रेन, आपको नहीं लगता यूक्रेन इज बीइंग यूज्ड एज अ पॉन बाय यूएसए? अभी अक्टूबर 2024 तक का मैं आपको डेटा बताऊं तो 68 बिलियन यूएस डॉलर की फंड्स हो चुके हैं, मतलब यूएसए ने इतनी एड दे दी है। आप कहेंगे बड़ा दानवीर देश है, अजी दानवीर नहीं है, ये 68 यूएस बिलियन डॉलर ये अमेरिका के जनता का पैसा, टैक्स का पैसा पहुंचाया यूक्रेन को। चलो भाई तुम्हें बचाना है, बहुत गलत हो रहा है ये तो, रशिया तो खतरा है भाई दुनिया के लिए। ये देखो यूरोप में आज तुम्हारी बारी है, कल को किसी और की बारी है, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, लो वेपन्स। लेकिन वेपन कॉन्ट्रैक्टर्स कौन हैं? यूएसए के हैं। तो जनता के बजट से पैसा यूक्रेन में लाओ 68 बिलियन डॉलर, फिर अपने ही वेपन कॉन्ट्रैक्टर्स को ठेका दिलाओ, अपने ही हथियारों को, प्राइवेट कंपनियों के हथियार को यूक्रेन में बिकवाओ, और पैसा दोबारा से इन प्राइवेट जो आर्म्स इंडस्ट्री है इसको पहुंचाओ। फिर तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है तो चलो थोड़ा सा टैक्स भी हमें पहुंचाओ। तो एक तरीके से यूएस पैसा भी कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है, अपने यहाँ जॉब्स भी क्रिएट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? भाई साहब जॉब्स क्रिएट कर रहा है।
अकॉर्डिंग टू वन डेटा अराउंड 38,000 जॉब्स क्रिएट हो रही हैं इस वॉर से। तो एक तरफ यूक्रेन है जहां पर कुछ लोग हैं जिन्हें विश्वास नहीं कि भाई साहब कल जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी कुछ ड्रोन ना आ जाए रशिया का, अभी मिसाइल ना आ जाए, और दूसरी तरफ वो भी लोग हैं जो इससे पैसा कमा रहे हैं। कहा जा रहा है कि यूएसए की जो आर्म्स इंडस्ट्री है वो अमंग द मोस्ट पावरफुल लॉबी है वर्ल्ड की, इतना इन्फ्लुएंस और कोई नहीं रखता। अब यूएसए कहता है देखो हम ना डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे चलने वाले लोग हैं, हम दुनिया की सबसे पुरानी मॉडर्न लिबरल डेमोक्रेसी हैं। हमने कहा अच्छा, मतलब आपका कमिटमेंट है डेमोक्रेसी के लिए। अगर आप जो बाइडेन है उनकी टोटल नंबर ऑफ विजिट्स को देखेंगे ड्यूरिंग हिज टेन्योर, मतलब 80% विजिट्स में उन्होंने एक बात जरूर कही कि यूएसए इज देयर टू सेफगार्ड डेमोक्रेसी, दुनिया भर में डेमोक्रेसी, रूल बेस्ड और ऐसी ऐसी भारी भरकम बातें कह रहे थे। अब उनसे पूछो मतलब डेमोक्रेसी में सही में बहुत विश्वास है आपका? ये नहीं, बिल्कुल विश्वास है। अब इसके लिए भी एक इंटरनेशनल स्कॉलर हैं जिनको मैं PSR ऑप्शनल में पढ़ाता हूँ अपनी क्लास में, माइकल डॉयल। वो कहते हैं डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी, वो कहते हैं यूएसए को ना दुनिया भर में डेमोक्रेसी को फैलाना चाहिए, इससे दुनिया का फ़ायदा है। हमने पूछा भाई कैसे, ये कहानी में बताओ। कह रहे हैं कि देखो डेमोक्रेसीज आर लेस लाइकली टू गो ऑन वॉर, मतलब अगर डेमोक्रेसीज है ना तो वो आसानी से वॉर पे जाएंगी नहीं, तो मतलब ठीक रहेगा, ये ऐसा कहते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता भाई इसके पीछे कुछ हिपोक्रेसी है? कारण क्योंकि अगर ऐसा है तो भाई तुम तो डेमोक्रेटिक नेशंस को ये ओवरथ्रो कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल देता हूँ, ये देखिए ईरान। अब ईरान के प्राइम मिनिस्टर थे मोहम्मद मोसद्देक। अब इन्होंने कहा कि यार ये हमारे इरानियन ऑयल को ये यूएस यूरोपियन नेशंस की कंपनीज भाई साहब पैसा कमा रही हैं, अपने हिसाब से दाम बना रही हैं, ईरान का ऑयल थ्रो अवे प्राइसेस पे ले जा रही हैं, और इधर ईरान की जनता को उतना टैक्स नहीं मिल रहा, सरकार के पास कैपेबिलिटी टू स्पेंड ऑन ईरान पॉपुलेशन इज लेस। तो हम तो भाई इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। कैसे? नेशनलाइज कर देंगे कुछ ऑयल कंपनीज को, राष्ट्रीयकृत कर देंगे। अब सीधा ओनरशिप जो है ईरान की सरकार के पास आएगी। तो अब यूएसए को लगा यार तुम तो हमारी कंपनियों के, प्राइवेट कंपनियों के प्रॉफिट के ऊपर आ रहे हो। तो देख रहे हो कैसे एक देश की सरकार अपनी प्राइवेट कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट्स को सेव करने के लिए किसी दूसरे देश में कू कर देती है, मिलिट्री कू, सरकार का तख्ता पलट कर देती है। सीआईए को कहा सीआईए तुम्हें बताना पड़ेगा कि कर दोगे। सीआईए लाइक हम तो तैयार हैं सर, ये ऑयल लॉबी वाले ये तो खास है अपने लोग कर देते हैं, इनकी सरकार का तख्ता पलट कर देते हैं। ये देखिए सीआईए का ऑपरेशन था ऑपरेशन एजेक्स, और उसके बाद एक ऐसी सरकार स्थापित होती है जो अल्टीमेटली किसके फेवर में है? यूएसए के फेवर में है। ये चल रहा था इनका। देखिए अब ये केवल ईरान में नहीं किया, यहाँ देखिए चिले में, यहाँ तो और भयानक काम किया इन्होंने। यहाँ पर जनता के चुने हुए प्रेसिडेंट थे सैल्वाडोर अलेंडे, इनको वहाँ से हटवाया सीआईए ने, और किसको बैठाया? एक मिलिट्री जनरल को बैठाया, ये देखिए ऑगस्टो पिनोशेट। और इन पे उसके बाद इतने सालों तक आरोप लगते रहे ह्यूमन राइट्स क्राइसिस के। तो मतलब प्राइवेट कंपनियों का फ़ायदा होना चाहिए, ये मोटिव है। बाकी ये जो आम जनता है, ह्यूमन राइट एब्यूज़ हो रहे हैं, ये सब होने दो, राइट। लेकिन आपको मीडिया में क्या दिखेगा? यार नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है, ये प्रेसिडेंट ख़राब थे, सिक्योरिटी को खतरा चले की, तो इस वजह से भाई ये जनरल का आना ज़रूरी था। तो ये भी माहौल ऐसा बनाते हैं बिल्कुल कि यार देश के लिए ज़रूरी था ये। और सीआईए पूरा नैरेटिव तैयार करती है इंटरनेशनल मीडिया में कि भाई सब बड़ा बदलाव हो रहा है, जिससे कि कुछ जो आम जनता वो सेलिब्रेट भी करती है, आह जनरल साहब आ गए हैं, अब तो सिक्योर रहेंगे। लेकिन वो सीआईए का गेम है, राइट। देयर आर बिग प्लेयर्स हु आर अर्निंग फ्रॉम दिस। ये देखिए, एंड यूएसए इंडस्ट्री देखिए, ग्लोबल डेटा की बात करें तो टॉप मोस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर कौन है? यूएसए है। ये डेटा देखिए, $238 बिलियन। भाई साहब इतनी बड़ी रकम, राइट। 100+ नेशंस जो हैं इस समय दुनिया के, उसमें यूएस अपने वेपन्स को एक्सपोर्ट करता है। और इस वेपन एक्सपोर्ट को करने से क्या आता है? इन्फ्लुएंस आता है। अपनी इकोनॉमी तो मजबूत हो ही रही है, प्लस दूसरे की सिक्योरिटी पॉलिसी को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। एग्जांपल, जैसे यूक्रेन को वेपन दिया, लॉन्ग रेंज मिसाइल भी दी, लेकिन कहा देखो लॉन्ग रेंज मिसाइल तुम ना यूज़ नहीं करोगे रशिया के खिलाफ, फिर अलाउ कर दिया था अभी। तो यानी कि तुमने जो दूसरे को दिया वो इस्तेमाल भी कैसे करेगा उस पर भी तुम्हारा इन्फ्लुएंस है भाई। तो ये मिल रहा है, तो पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन साथ साथ ये इन्फ्लुएंस भी इनको मिल रहा है, राइट। इस वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो यूक्रेन इज लाइक पॉन इन दिस लार्जर गेम ऑफ यूएसए। यूएसए जो आपको बता रहा था कि 100 न्यू, मतलब 100 न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स खोल दी हैं इनके डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स ने, मैन्युफैक्चरर्स ने रिसेंटली, मतलब जब से रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। तो भाई साहब इनके लिए तो पैसा ही पैसा बन रहा है, राइट। अब चलते हैं जरा मिडिल ईस्ट की तरफ, राइट। मिडिल ईस्ट में 3 रीज़न आप कह सकते हैं जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। एक तो डोमेस्टिक रीज़न, मतलब इनकी घर की ही कलह है,
आप कहेंगे घर की कलह मतलब जैसे कि यमन, तो यमन में हूथी रिबल्स वर्सेस अदर्स, राइट। ऐसे सीरिया वाले रीजन में भाई कुछ कुर्दिश पॉपुलेशन है, कुछ सीरियन शाइट्स हैं। ऐसे आपके हिजबुल्लाह वाला एरिया यानी कि लेबनान वाले एरिया में कुछ सुन्नी मुस्लिम्स हैं, तो कुछ शाइट्स हैं, क्रिश्चियंस हैं। तो यानी कि एक तो घर की रीज़न है। अब इसके घर के रीजन के पीछे भी कहानी है, कहानी है इन इंपीरियल पावर्स की। जैसे कि फेमस साइकस-पाइकेट एग्रीमेंट जो आप वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जब डिसाइड किया इन पावर्स ने कि यार इस एरिया को ना बांटना पड़ेगा। ऑटोमन्स को हरा चुके थे और उसके बाद अब इस एरिया को अपने कंट्रोल में आ गया है, तो भाई बांटो। अब इन्होंने इस तरीके से इनकी बाउंड्रीज को बनाया, लेटर पार्ट तक जब इसका इन्फ्लुएंस आया कि जो एथनिकली होमोजेनस कम्युनिटीज़ थी, भाई जो एथनिकली कल्चरली एक जैसे लोग हैं, उनके ऊपर एक सरकार बना देते तो स्टेबिलिटी रह जाती। आपने क्या करा, डिवाइड कर दिया उनको। अब दोनों देशों में उनको माइनॉरिटी बना दिया, तो आपने क्या करा, हेट्रोजनस देश बना दिए, लेकिन उन्हीं लोगों को दो हिस्सों में बांट दिया। जैसे कुर्दिस्तान की मांग, अब टर्की भी परेशान, सीरिया भी परेशान, इराक भी परेशान, सब परेशान। और इस परेशानी का मज़ा कौन लेगा, यूएस से लेगा, क्योंकि जब परेशानी जब तक नहीं होगी तो हथियार कैसे बिकेंगे भाई। परेशानी तो ज़रूरी है, राइट। जब तक आपकी परेशानी दूसरे को फ़ायदा देती रहेगी और आपके पास काबिलियत नहीं रहेगी सिचुएशन को बदलने की, तो तब तक भाई साहब आप परेशानी रहेंगे। यही हो रहा है, राइट। तो डार्विन की थ्योरी मुझे याद आ रही है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, दैट इज़ हाउ वर्ल्ड इज बीइंग रन। तो डोमेस्टिक रीजंस, कुछ रीजनल कंपटीशन भी है, जैसे कि ईरान एंड सऊदी का रीजनल राइवलरी, यानी कि सऊदी मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर या ईरान मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर। और जब आपके घर के अंदर क्राइसिस है या दूसरे देशों से क्राइसिस है, तो मुझे बताइए तीसरा जो ज़्यादा ताकतवर है वो अपना फ़ायदा ढूंढने वहाँ पर आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। एग्जैक्टली ऐसा ही करती हैं ये मेजर पावर्स। अच्छा, अब इसके अंडर करंट में मिडिल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट में आप देखते हैं यूएस और ईरान की डायमेंशन, यानी कि यूएस और ईरान के बीच की जो कश्मकश है वो एक बड़ा इंपैक्ट करती है मिडिल ईस्ट के डिफरेंट क्राइसिस में। आप कहेंगे सर प्रूफ कीजिए, प्रूफ कर लीजिए। देखिए ईरान, अब ईरान सपोर्ट किसको कर रहा है, उधर हूथीज को कर रहा है यमन में। तो यमन से जो स्वेज कैनाल वाला रूट है, अभी मैप के थ्रू आपको दिखाऊंगा, ये देखिए इस वाले रूट पर यहाँ पर ईरान यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। इससे यूएस का और यूरोपियन जो उनके पार्टनर्स हैं इंक्लूडिंग इंडिया, उनका भी ट्रेड इंपैक्ट होता है। इधर ईरान यहाँ पर तो बैठा ही है, ये रहा ईरान। इधर सीरिया में भी कुछ ग्रुप्स को सपोर्ट कर रहा है, इराक में कुछ टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट कर रहा है, इधर लेबनान में सपोर्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि एक फ्रंट को ईरान सपोर्ट करे और दूसरे फ्रंट को यूएस से, ये चल रहा है। अब देखिए इजराइल 1948 से 73 तक इन्होंने 4 वॉर्स लड़े। एक टाइम पर ये स्टेट वॉर्स लड़ते थे, मतलब स्टेट इजराइल वर्सेस अदर अरब नेशंस। लेकिन उसके बाद अब नॉन स्टेट एक्टर्स जो हैं उनके साथ मेजर कॉन्फ्लिक्ट है। एक्सेप्शन इज ईरान, क्योंकि रिसेंटली आप देख रहे हैं वॉर तो नहीं लेकिन कॉन्फ्लिक्चुअल रिलेशन देख रहे हैं, स्ट्राइक्स देख रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं रिटेलिएशन होने वाला है, जैसे ही होगा मैं फिर आऊँगा आपके सामने। नाउ यहाँ पर नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ अब कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा है। नॉन स्टेट का मतलब होता है टेररिस्ट ग्रुप्स, जैसे कि हमास है, हिजबुल्लाह है ना, ये टेररिस्ट ग्रुप्स। अब देखो पीएलओ जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, यासिर अराफात, उनको ईरान के अयतुल्ला ने बुलाया था, कहा कि यार ये बताओ कि हम पैलेस्टीन के कॉज को सपोर्ट करने के तैयार हैं, लेकिन तुम ना इसको पैन अरबिज्म मत कहो कि ये पैन अरब इशू है। आप कहेंगे मतलब, वो कह रहे हैं इसको ना पैन इस्लामिक इशू कहो, मतलब कि जो पैलेस्टीनियंस हैं वो एथनिकली अरब हैं। सऊदी अरब, जॉर्डन, ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं, ये देखिए ये जो एरिया है ये पूरा अरब रीजन है, ठीक है। अरब इंक्लूडिंग इजिप्ट भी अरब लीग ऑफ नेशंस का पार्ट है, ये अरब है। लेकिन कल्चरली एथनिकली जो इसके इधर है, ये पर्शिया होता था, यहाँ पर ईरान, वो है मुस्लिम नेशन लेकिन वो एथनिकली अरब नहीं है। तो अगर भाई पीएलओ के कॉज को सपोर्ट करना है तो हम क्या चाहेंगे कि पीएलओ के लीडर कहें कि भाई पैलेस्टीन का जो मामला है वो केवल अरब का मामला नहीं है, वो मुस्लिम्स का मामला है। अब आप कहेंगे भाई इससे ईरान को क्या फ़ायदा, फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि पीएलओ किसके लिए लड़ रही है, मान लीजिए जेरूसलेम के लिए लड़ रही थी, इस वाले एरिया में पैलेस्टीन है, इराक इजराइल नहीं होगा इसके लिए लड़ रही थी। अब जेरूसलेम में है अल अक्सा मॉस्क, मक्का एंड मदीना के बाद थर्ड मोस्ट पायस लोकेशन फॉर मुस्लिम फेथ वो है अल अक्सा मॉस्क। और अल अक्सा मॉस्क को जो सुरक्षित करेगा, भाई सब मुस्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड आर गोइंग टू रेस्पेक्ट दैट नेशन और नॉट।
यस। तो यानी कि ग्लोबल अगर आपको अपनी पोजीशन को राइज करना है तो इस अपॉर्चुनिटी को भी ध्यान में रखना है, राइट। लेकिन वहाँ पर जो पीएलओ है वो इस बात को मान नहीं रही थी, पीएलओ एग्री नहीं थी, क्योंकि अरब साहब एग्री नहीं थे, क्योंकि सऊदी और ईरान का जो डायमेंशन है वो कॉन्फ्लिक्ट वाला है। फिर उसके बाद खुद पीएलओ का यू कैन से डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन इस वजह से 1982 जब पहले इससे पहले जॉर्डन्स में थे पीएलओ, इजराइल ने वहाँ अटैक कर दिया, वहाँ से निकल कर लेबनान में गए, ये देख लीजिए कहाँ गया, ये रहा। जॉर्डन में थे, जॉर्डन में इजराइल ने अटैक किया, यहाँ से लेबनान में गए, फिर वहाँ पर अटैक किया, सिविल वॉर जैसी सिचुएशन हो गई। और उसके बाद फाइनली वो कैंप डेविड अकॉर्ड हुआ, यूएसए ने बीच बचाव कराया, और फाइनली अब पीएलओ ने कहा ठीक है भाई, हम वेस्ट बैंक वाले एरिया में एक सरकार बनाएंगे। वो सरकार बनती, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनती है, लेकिन पीएलओ ने बेसिकली हथियार त्याग दिए थे, पीस का रास्ता अपना लिया था। अब जब जो पीस का रास्ता अपना ले भाई साहब, वो ईरान के किस काम का, कॉन्फ्लिक्ट में तो भाई हथियार चाहिए। तो ऐसे में नया पिलर कौन बना, हमास। तो हमास तुम्हें चाहिए पैसा, हथियार, सपोर्ट करेंगे। तो गाज़ा जो है जगह, वहाँ पर है आपका हमास। तो समझ लीजिए कि यहाँ पर है वेस्ट बैंक और यहाँ पर है गाज़ा। तो अब गाज़ा से कॉन्फ्लिक्ट चलता है हमास का। हिजबुल्लाह कहाँ पर, लेबनान। लेबनान का शाइट ग्रुप है, शिया कम्युनिटी का ग्रुप है। अभी सुना होगा आपने कुछ टाइम पहले हसन नसरुल्लाह, राइट। तो एसोसिनेशन हुआ, तो ये हिजबुल्लाह का ग्रुप है, और इसको सपोर्ट कौन करता है, आपका ईरान करता है। ईरान क्यों करता है, क्योंकि वहाँ पर आपका सुन्नी। अब हुआ क्या कि जैसे ही यहाँ से पैलेस्टीनियंस पुश हुए लेबनान की तरफ, तो लेबनान में जो सुन्नी पॉपुलेशन है उनकी संख्या बढ़ गई। अब अगर सुन्नी पॉपुलेशन की संख्या बढ़ रही है तो वहाँ की जो शिया पॉपुलेशन है उनका जो डायनेमिक्स है वो कुछ थ्रेटन होगा कि नहीं होगा, होगा। तो शियाज भी चाहेंगे यार खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, और शियाज को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो शियाज का ग्लोबल लीडर कौन, ईरान। ईरान कहेगा ये पूछने वाली बात है क्या, मेरे पास आते हैं, पैसा हथियार सब देता, हिजबुल्लाह को क्रिएट कर रहा है। इजराइल और अरब वर्ल्ड का जो डायनेमिक्स है उसमें कुछ शांति पहुंचाने की कोशिश की गई, जैसे कि यूएसए ने कहा हम अब्राहम अकॉर्ड लाएंगे। आप कहेंगे अब्राहम अकॉर्ड, इसका नाम अब्राहम क्यों रखा गया, क्योंकि इस्लामिक रिलीजन, ज्यूज़ और इवन क्रिश्चियनिटी, ऑल थ्री रिलीजन्स आर अब्राहमिक रिलीजन। क्यों, क्योंकि अब्राहम एज अ प्रॉफिट, ये तीनों मानते हैं इसको। तो भाई जब मानते हैं, चलो अब दूरियां भी हटा लें। कुछ ऐसी कोशिश डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, कहा जा रहा है कि शायद दोबारा भी होगी अब, क्योंकि आने ही वाले हैं, मतलब जीत तो गए हैं, हम ऑफिशियली कर लेंगे टेक ओवर। खैर, लेकिन अभी इसमें कुछ सोल्यूशन निकल रहा है क्या, नहीं, अभी सोल्यूशन नहीं निकल रहा, क्योंकि रिसेंटली जो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया है, लास्ट ईयर अक्टूबर से शुरू हुआ था, अभी तक देखिए चल रहा है हमास इजराइल वाला कॉन्फ्लिक्ट। तो अभी लग रहा है कि अभी बीच का सोल्यूशन निकलने नहीं वाला, राइट। जब तक बड़ी ताकतें नहीं देखेंगी कि इससे फ़ायदा है, तब तक कैसे होगा। अब आप कहेंगे कि यार इसमें ईरान का क्या और फ़ायदा, और क्या फ़ायदा हो सकता है। ईरान रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को यूएसए के खिलाफ, वेस्टर्न पार्ट्स के खिलाफ। प्लस एक एंगल ये कहा जाता है कि अगर ये इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बन जाता या बन जाए, यानी कि अगर यहाँ से इंडिया से एक कॉरिडोर यहाँ पर जाए और हमें सीधा ट्रेड इस रूट के थ्रू यूरोप में मिल जाए, तो इससे जो ईरान का सपना है कि भाई साहब जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर होगा वो ईरान से होकर जाएगा, भाई साहब तुम्हें कौन पूछेगा फिर, ईरान। और जब तक आप ग्लोबल ट्रेड रूट पर हैं तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा। अरे ईरान की हिस्ट्री को उठाओगे तो यू विल सी रिचनेस ऑफ पर्शियन civilization, and one reason for richness of Persian civilization was its location, how it was connecting east and west. तो कहने का मतलब है Persia was getting enriched in knowledge, goods, resources, everything due to being on this important location, right? देखिए एक समय पर जिस सीरिया की आज हम बात कर रहे हैं ना, ये कहा जाता है इट वॉज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ दिस लेवांत रीजन। लेवांत रीजन इसको बोलते हैं जहाँ सीरिया है। लेकिन जब तुम मेजर ट्रेड रूट पर नहीं रहे तो देखो अभी हालात क्या हैं। नहीं तो एक टाइम पर ये वाला जो रीजन है इससे ज़्यादा डेवलप्ड रीजन ये होता था हिस्ट्री में। तो ईरान इज़ लाइक यार कनेक्ट करना है तुम्हें नॉर्थ से साउथ को, यहाँ पर सेंट पीटर्सबर्ग रशिया तक और फिर यहाँ से यूरोप को, तो ये रूट होना चाहिए। एंड यूएसए लाइक ईरान तुम्हारा तो इलाज करना है, तुम तो हमारे हिसाब से चलोगे नहीं। क्यों? क्योंकि आयतुल्लाह कहते हैं कि इजराइल तो है लिटिल सैटन, छोटा शैतान, और ग्रेट सैटन कौन है? वो है यूएसए। तो यूएसए लाइक कि बेटा तुम तो हमारे बिल्कुल खिलाफ हो, लो यहाँ से रूट बनाएंगे और तुम्हें बाईपास कराएंगे। ईरान इज़ लाइक कि बाईपास तो तब कराओगे ना जब ये बनेगा।
और बनने में बाधा कौन पहुंचाएगा? यहाँ कॉन्फ्लिक्ट पहुंचाएगा। कॉन्फ्लिक्ट तो हो नहीं रहा था तब, मतलब लग रहा था कि चलो भाई अभी बात बन जाएगी, शायद यूएई और इन सब ने भी इजराइल के साथ ऑफिशियल रिलेशन बना लिए थे यूएसए के बैकिंग से, लेकिन ईरान ने कहा समय बदलते देर थोड़ी ना लगती है। फाइनली ये कॉन्फ्लिक्ट आप देख रहे हो, अब थमने का नाम नहीं ले रहा। तो देख रहे हैं क्या और डायनेमिक्स है यहाँ पर। तो मोदी जी वो कह रहे थे कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न को पहचानो, राइट, केवल सिचुएशन को मत देखो। ये देखिए यहाँ पर फिर 1979 से पहले ऐसा था यूएसए के लिए कि ईरान इज़ गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों? तब तक तो पपेट रजीम से चला रहे थे आप ईरान को, जैसे शाह रज़ा पहलवी की सरकार चलती थी। 1979 के बाद जब वो ईरान में रिवोल्यूशन हो गया, उसके बाद अयतुल्लाह सुप्रीम लीडर बन गए। अब उसके बाद तो वो यूएस को मानते हैं शैतान, ठीक है, डेमन, इसको तो भाई साहब इसके तो खिलाफ रहना है, राइट। तो आप कहेंगे अच्छा, तो मतलब तब से ईरान और इसके बाद वाला जो पीरियड है वो यूएसए एंड ईरान के टेंशन वाला पीरियड है जो अभी तक चल रहा है। बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन क्या ये सही में इतना बैड है यूएसए के लिए? अगर देखा जाए तो साइड लाइन पे देखा जाए तो अच्छा भी है, कारण कॉन्फ्लिक्ट को बनाओ, हथियार की सप्लाई बढ़ाओ। तो इस एंगल से देखें तो इसको फ़ायदा भी हो रहा है। जब तक अच्छा रिलेशन था तब तक ईरान के ऑयल से पैसा कमा रहे थे। अब अगर ख़राब रिलेशन है तो ईरान के थ्रेट और उससे होने वाले जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस को जो पैसा दे रहा है, इससे यूएस से पैसा कमा रहा है। तो यूएस से लाइक ईरान, तुम हमारे लिए अच्छे रहो तो फ़ायदा, तुम्हारे लिए बुरे रहो तो फ़ायदा, अल्टीमेटली फ़ायदा ही फ़ायदा। तो इससे आपको पता लग रहा है कि एक्चुअली सिचुएशंस कोई भी हो लाइफ में, देयर इज ऑलवेज अ स्कोप टू टर्न थिंग्स इन योर फेवर। इट इज़ जस्ट मैटर ऑफ फैक्ट कि अभी आपको दिख नहीं रहा है, कुछ और सोचना होगा, कुछ और गहराई पर जाना होगा, तरीके निकालने में। तरीके फ्लोट कर रहे हैं आपके आसपास, prosperity, power, everything is there. You just have to catch that. And USA has actually, taken that. अब USA यार इजराइल को प्यार क्यों करता है, राइट? तो इसके 3 रीज़न हैं। पहला तो परसिक्यूशन। कहा जाता है कि देखो एंटीसेमिटिज्म चल रहा था, यानी कि दुनिया भर में जूस को मारा जा रहा था। तो यार ये तो ह्यूमैनिटेरियन कॉज हो गया ना। हमें अगर ज्यूज़ ने इजराइल को बनाया जहाँ पर उनका इतिहास कनेक्टेड है ऑलरेडी, यहाँ पर ज्यूज़ रहते थे, तो यार हमें तो सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि कॉज जस्टिस वाला है। लेकिन सेकंड रीज़न है कि यूएसए को चाहिए एक डेमोक्रेटिक अलाय, क्योंकि जो मिडिल ईस्ट है ना उसकी पॉलिटिक्स है वॉलेटाइल, कुछ भी कभी भी हो जा रहा है। रीजनल रीजंस और आपको पता है डोमेस्टिक रीजंस और फिर मेजर पावर का इन्फ्लुएंस है ना, और उधर रशिया का भी इन्फ्लुएंस। तो कोई तो अपना होना चाहिए ऐसा जो बैठा उनके बीच में, लेकिन अपने ही लिए, अपने साथ ही वो कमिटेड रहेगा। तो इस वजह से इजराइल को वहाँ पर बनाकर रखना और इजराइल को लगातार सपोर्ट करना यूएसए के लिए ज़रूरी है। दूसरा ये पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, ज्यूज़ लॉबी। तो जैसे एक फेमस स्कॉलर है मर्शाइमर, इनको हम पीएसआर हाउस में पढ़ते हैं, तो इनका कहना है कि जो ज्यूज़ की लॉबी है ना वो इतनी स्ट्रांग है कि जो अमेरिकन एकेडमिया है, थिंक टैंक्स हैं, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स हैं, उन सब पर वो एक ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस रखता है। कंट्रोलिंग डिबेट को कंट्रोल करता है कि हमेशा यूएसए में मीडिया नैरेटिव, एकेडमिक नैरेटिव वो इजराइल के फेवर में ही रहे। तो इस वजह से उस नैरेटिव से इनको हासिल होती है ताकत। ऑयल एंड सऊदी। अब सऊदी का रिलेशन पहले तो भाई इंपॉर्टेंट था सऊदी ऑयल के लिए, लेकिन उसके बाद जब ये अटैक हो गया था और सऊदी से लिंक थे ओसामा बिन लादेन के, मैंने बताया ना आपको इराक, लेकिन इराक ने कहा नो मीन्स नो, तो नो मीन्स नो, तो लो भाई इन्वेजन ले लो। अब इसमें 3 पॉइंट देखे उन्होंने, यूएसए ने कहा कि सबसे पहले सद्दाम हुसैन को हटाना है, फिर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ढूंढकर ख़त्म करना है, जो आज तक मिला नहीं, ठीक है। फिर थर्ड है कि इस कंट्री को हम टेररिस्ट से मुक्त कर देंगे। लेकिन बाकी टेररिस्ट से मुक्त करा या फिर कुछ और किया, जैसे कि यहाँ पर देखिए ट्रेजरी सेक्रेटरी थे जॉर्ज बुश के टाइम के, जिस समय इन्वेजन हुआ था। तो इनका खुद का कहना है, ये ऑफिशियल बयान दिए हैं कि देखो इसके इराक को लेकर जो इनकी मीटिंग्स हुई उसमें बाकायदा एक प्रपोज़ल फाइनलाइज किया गया कि इराक के जो ऑयल्स रिच है, मतलब रिसोर्सेज हैं, उसको कैसे बांटा जाएगा। और मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरे जो खुद का जो ब्रदर इन लॉ है, सो ही इज़ वर्किंग इन अ यूएस कंपनी, ऑयल एंड गैस फील्ड की कंपनी है, एंड ही वाज सेइंग कि दुनिया भर में इनकी जो ऑयल गैस की कंपनी एमएनसी है, उसके इतने जो बिजनेस हैं, जो बेसिस हैं, वो कहीं नहीं है जितने इराक में हैं। एंड दिस कंपनी इज थैंकफुल टू यूएसए's पॉलिसी इन इराक। बात समझ में आ रही है कि तो किस तरीके से यूएसए की इन्वेजन की पॉलिसी से यूएस की एमएनसीज, और ये तो एक कंपनी है, वो कह रहे हैं सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हमारे इराक में है,
अभी आपके मन में ना इराक को लेकर न्यूज़ बनती होगी, जैसे मैं बात कर रहा था उनसे, मैंने कहा इराक में तो कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ पर वो आर्क ऑफ रेजिस्टेंस, वहाँ 3 आतंकवादी समूह है जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, इंस्टेबिलिटी है। वो कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, मतलब बाहर से तो ऐसा है, कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, देखो यूएस के बेस पे वहाँ अटैक हो गया था, लेकिन कह रहा है कि जहाँ पर ही हमारे ऑयल रिग्स ऑपरेशंस चलते हैं वहाँ पर सब चीज़ें ठीक हैं, और वहाँ पर इवन वेस्टर्न जो आउटलेट्स हैं, रेस्टोरेंट हैं, सब खुले हुए हैं। तो कह रहे सबसे बम्पर बिजनेस हमारा वहीं है। तो इवन जो इस कंपनी की ऑयल एंड गैस कंपनी है यूएस बेस्ड, तो इसके कितने सारे एम्प्लॉइज चाहते हैं यार इराक में पोस्टिंग हो जाए 1 साल के लिए, इतना अच्छे आपको पर्क्स मिलते हैं, इतना बिजनेस बढ़ता है, यू गेट लॉट ऑफ मनी। तो ये चल रहा है। तो अल्टीमेटली पैसा कौन कमा रहे? अब आप कहेंगे यार ये तो प्राइवेट कंपनी कमा रही है। अरे प्राइवेट कंपनी कमा रही है तो अल्टीमेटली उसका टैक्स भी तो यूएसए को मिलेगा, है कि नहीं? उनके लोगों को नौकरियां भी मिल रही हैं, हमारे लोगों को मिल रही हैं, क्योंकि जैसे मैं बता रहा हूँ वो जॉब कर रहे हैं उसमें। नाउ वेस्टर्न इंटरवेंशन से क्या हो रहा है? मुस्लिम में एंगर भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब इराक का जो मैंने आपको सीन बताया, अब ऐसा दुनिया भर में जहाँ जहाँ ये मिडिल ईस्ट में, नदर्न अफ्रीका में इंटरवीन कर रहे हैं वेस्टर्न कंपनीज, तो मुस्लिम्स में एंगर है। जैसे कि उसामा बिन लादेन का भी ये कहना था यार ये तो वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है उसका अटैक है इस्लामिक सिविलाइजेशन पर। एक और स्कॉलर हैं सैमुअल पी हंटिंगटन, उनका भी यही कहना था कि भाई साहब लड़ाई ना आइडियोलॉजी की, जब लग रहा था कि शायद लिबरल और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की लड़ाई अब नहीं रहेगी, वो कह रहे हैं भाई साहब सिविलाइजेशन की लड़ाई होना तो तय है। ये देखिए जो ये कह रहे थे वॉर ऑन टेरर, भाई साहब वॉर ऑन टेरर से आपने करा क्या? आपने तो टेररिज्म को इंक्रीज और कर दिया, राइट? क्योंकि मुस्लिम्स रेडिकलाइज हुए इस एरिया के, उसके बाद कितने सारे नए नए आउटफिट्स बन गए। अब ग्लोबलाइजेशन से मुस्लिम आइडेंटिटी इज गेटिंग थ्रेटेंड। उनको लग रहा है कि यार ग्लोबलाइजेशन की वजह से ये अपने आइडियाज़, अपने इंस्टीट्यूशंस, अपने कस्टम्स, ये सब मुस्लिम कंट्रीज़ में फैलाते जा रहे हैं। तो मुस्लिम कंट्रीज़ अपनी जो इस्लामिक आइडियल्स है, इस्लामिक प्योरिटी, जैसे वहाबिज्म आइडियोलॉजी भी इसी को कहती है, जो सऊदी से इमर्ज होती है, ये तो उसके लिए खतरा है। इनका कहना है कि जो वेस्टर्न है वो गन के नाम पे ग्लोबलाइजेशन किया उन्होंने, जैसे कि इराक में मैकडोनल्ड्स एंड अदर्स रेस्टोरेंट, राइट, हम यहाँ पर अपने मॉडर्नाइजेशन लाएंगे। तो इनका कहना है तुम्हारे यार मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में तुम इस्लामिक प्योरिटी को खतरे में डाल रहे हो, तुम चाह रहे हो केवल वेस्टर्न आइडियाज़, वेस्टर्न कल्चर इस सब जगह हो जाए। लेकिन यहाँ पर देखिए ग्लोबलाइजेशन से फ़ायदा भी हो रहा है आतंकवादियों को, कारण आपने बना दिए ग्लोबल नेटवर्क्स। भाई आपकी जो एमएनसीज़ हैं, बिग टेक कंपनीज़ हैं, इंटरनेट है, ग्लोबलाइजेशन से फैला, तो आतंकवादियों ने कहा थैंक यू यूएस से, चलो कुछ तो फ़ायदा होगा, इससे नेटवर्क बना लेंगे, और नेटवर्क बना लेंगे तो इस्लामिक फंडामेंटलिज्म बढ़ेगा। जैसे आईसिस ने दुनिया भर से, जैसे इंक्लूडिंग इंडिया से, जो रिक्रूट किए, जो कहीं स्टूडेंट्स थे, फिर उनको ट्रेन किया एज टेररिस्ट, कैसे किया? ये ग्लोबलाइजेशन का इस्तेमाल करके तो किया। अब ये देखिए यहाँ पर एक बुक है, ये अबू बशीर की बुक ऑफ रूलिंग्स, क्या क्या इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं इस्लाम का? कह रहे हैं द नेसेसिटीज अलाउ द प्रोहिबिटेड, यानी कि इस्लाम में ये कहा गया, ऐसा इनका कहना है, ठीक है, कि जो अगर ज़रूरत पड़े तो जो प्रोहिबिटेड माना गया इस्लाम में वो भी किया जा सकता है। क्या क्या बातें कर रहे हैं, पोर्क, वाइन, और अल्टीमेटली कह रहे हैं कि भाई माइग्रेट करो। अगर तुम दूसरे देशों में माइग्रेट करोगे तो अल्टीमेटली वहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड कर पाओगे, जो इन्फिडल्स हैं, काफिर हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर पाओगे, सही रास्ता दिखा पाओगे, दैट शुड बी द जिहाद। तो ये इंटरप्रिटेशन इनका यहाँ पर आ रहा है। अब ज़रा कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं अफ्रीका में, क्योंकि अब ये जो आ रहा है एज अ रिस्पॉन्स टू द थ्रेट आ रहा है कि वेस्ट से थ्रेट, वेस्ट ने एक्सपेंड किया हम पर, चलो अब हम एक्सपेंड करते हैं वहाँ पर। नाउ कॉन्फ्लिक्ट इन दी अफ्रीका, सबसे पहले तो इस रीजन को देखिए, साहिल रीजन। यूपीएससी ने प्रीलिम्स में डायरेक्टली इस रीजन से क्वेश्चन पूछा। ये जो रीजन, चैड, नाइजीरिया, माली, बुर्किना फासो, भाई सब ये कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन है। और इसके कॉन्फ्लिक्ट का एक रीज़न क्या है? यहाँ पर भी इन्फ्लुएंस है वेस्ट का। देखिए साथ में हॉर्न ऑफ अफ्रीका, यहाँ पर इसकी लोकेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, जिबोती, सोमालिया, इथोपिया, अभी दूसरे मैं आपसे दिखाता हूँ आपको, अभी आएगा आगे। अब ये है सुएज कैनाल, अब यहाँ से आपका ट्रेड होकर जाता है, तो आप चाहेंगे कि इस रीजन में जो भी कंट्री है वो आपके फेवर में ही रहे। अगर वो कंट्री दूसरे के फेवर में भी है तो भाई साहब दूसरा भी उसका मिसयूज़ कर सकता है। तो ऐसे में आप चाहेंगे कि वैसा ही रजीम वहाँ पर रहे, वैसी सरकार रहे जो आपके फेवर में हो। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस किया। आप कह सकते हैं कि आज तक वेस्टर्न इंपीरियलिज्म चल रहा है अफ्रीका में। वो जानबूझकर ऐसे डिक्टेटर्स को बैठाते हैं जो उनको अफ्रीका के रिसोर्सेज को लूटने देते हैं। अफ्रीका ऐसा एक कॉन्टिनेंट है कि वो रिसोर्सेज में रिच हैं और जनता पुअर है। क्यों? ड्यू टू दिस वेस्टर्न इंपीरियलिज्म। तो देख रहे हैं, अगर आप नहीं समझेंगे कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है तो आप भी अपना एक्सप्लॉयटेशन होने देंगे।
अभी जा रहा हूँ मैं आगे, बताऊंगा आपको आगे क्या वे है। आप मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो सकते हैं, शशांक त्यागी फॉर यू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, सारे अपडेट्स यहाँ पर आते रहते हैं। यू कैन ड्रॉप अ डाउट और मैसेज और सजेशन। नाउ अब अफ्रीका में एक रीज़न है डिसकंटेंट, कॉन्फ्लिक्ट का, यानी कि अगर स्टेट इज़ बीइंग कंट्रोल्ड बाय सर्टेन डिक्टेटर्स, रेजिम्स आर बीइंग टॉपल्ड इन फेवर ऑफ वेस्ट, तो भाई सब गरीबी होगी कि नहीं होगी। इनके लिए सरकार क्या कोई डेवलपमेंट, इंक्लूसिविटी, सबको साथ लेकर चलना, क्या ऐसी अपॉर्चुनिटी इनको दिखेगी? जिसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखती सरकार में, वो क्या करेगा? वो कहेगा हम ही सरकार बन जाते हैं। तो जगह जगह पर क्या होंगे, ऐसे कुछ ग्रुप्स बन जाएंगे, जो कि अफ्रीका के साहिल रीजन में हुआ। जगह जगह पर फिर कॉन्फ्लिक्ट होंगे, जैसे बोको हरम आपने सुना होगा, नहीं सुना तो बोको हरम इज अ टेररिस्ट ग्रुप जनरेटेड ड्यू टू दिस, वन ऑफ द रीजन इज दिस। प्लस देखिए नेशनल बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट के कारण है, इसको समझिए इस पॉइंट का मतलब क्या है। मैंने कहा चैड, नाइजर, माले, बुर्किना फासो, अगर आप इनकी बॉर्डर वाले लोकेशन को देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा रेड है। तो इसका मतलब है कि माले का ये वाला एरिया रिलेटिवली पीसफुल है, नाइजर का ये वाला एरिया पीसफुल है, बुर्किना फासो का ये वाला एरिया पीसफुल है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। तो मतलब क्या है? समथिंग हैज़ टू डू विद दिस बॉर्डर। मतलब एक तो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस का वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ना होना, अगर सरकार कहीं पर कमज़ोर है तो भाई साहब जिसकी मर्जी वो चलाएगा। यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं उसको लूटने के लिए बाहर वाली पार्टीज़ उसी को पैसा खिलाएंगी, जैसे कि ब्लड डायमंड के बारे में आपने सुना होगा, है ना। कॉलोनियल बाउंड्रीज एक ये भी रीज़न है, क्योंकि आपने जो बाउंड्रीज बनाई हैं अफ्रीका में, वो किसने बनाई? कॉलोनियल पावर्स ने बनाई। तो कई जगह पर जो एथनिकली, कल्चरली एक हो सकते थे, एक देश बन सकते थे, उनको आपने बांट दिया, और बांट दिया तो भाई साहब फिर तो ये क्राइसिस चलता ही रहेगा, बाउंड्री सेटल होंगी नहीं। 1991 के बाद यूएसए ने कहा अब आएगा यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। यूनिपोलर का मतलब हम ही हैं एक पोल, और एक पोल को अगर दुनिया को चलाना है तो जगह जगह अपने कुछ एंकर नेशंस रखने पड़ेंगे कि भाई ये एंकर है, हमें जो चाहिए इस रीजन में ये हमें डिलीवर करता रहेगा, इसके बदले हम इसको कुछ फ़ायदा देते रहेंगे। जैसे इस रीजन में अब ये जियोपॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए मतलब बब अल मंदेब, स्टेट ऑफ हर्मज, और ये जो जिबोती, मतलब इस वाली लोकेशन पे ये चौक पॉइंट है, तो यहाँ पर यूएसए को प्रेजेंस रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी। इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए, पूरे अफ्रीका में मिलाकर यूएस की जितनी फोर्सेस मौजूद हैं उससे ज़्यादा यहाँ है, इतनी सी जगह पर। इतना स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है ये लोकेशन जिबोती। इसके अलावा इथोपिया, उसके अलावा जो नीचे वाला एरिया हो गया, यहाँ पर इनका इन्फ्लुएंस है, ठीक है, एरिट्रिया, इथोपिया एंड जिबोती यहाँ पर। अब देखिए यूएसए कहता है देखो दुनिया भर में ना जहाँ पर गरीबी है, जहाँ पर शोषण है, वहाँ पर मैं हेल्प करने आ जाता हूँ, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सोमालिया में क्यों नहीं आते भाई? सोमालिया में भी आओ, राइट, लेकिन वहाँ मतलब नहीं है, ठीक है, वहाँ पर चाहे कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, राइट। तो एक कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो EU और जो नेटो के एलाइज हैं, तो इनका कोई जेन्युइन इंटरेस्ट है नहीं कि अफ्रीका के इस रीजन में स्टेबिलिटी रहे, राइट। व्हाट दे वांट कि इनके जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं केवल वो इस रीजन से पूरे होते रहें। इथोपिया, एरिट्रिया, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, तो लोकेशन क्या देखिए, ये बब अल मंदेब, ये स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। तो एरिट्रिया इंपॉर्टेंट हुआ, जिबोती हुआ, इथोपिया हुआ, तो इस जगह तो भाई सब इन्फ्लुएंस रहेगी। ये चाहें भी कि भाई बाहर वाली ताकतें हमें इन्फ्लुएंस ना करें, यूएसए कहेगा क्यों ना करें भाई, तुम खास हो हमारे, हम तो आएंगे, तुम्हारे रेजिम को भी इन्फ्लुएंस करेंगे। अब इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है? मैंने कहा था कि वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ जियोपॉलिटिकल जर्नी, तो इंडिया यहाँ पर कह सकता है कि देखो यूरोप बिजी है यूक्रेन में, ठीक है, उसको रशिया के एंगल से आगे फ्यूचर में क्या चैलेंज हो सकता है उसका फोकस इस पर है। दुनिया के बाकी कॉन्फ्लिक्ट्स की बात करें तो दुनिया को समझना चाहिए कि ग्लोबल पावर इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स इंडो पैसिफिक, और इंडो पैसिफिक में इंडिया इज गोइंग टू बी अ की प्लेयर, राइट, इज अ की प्लेयर, एंड वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर इन्फ्लुएंस। ग्लोबल साउथ जो है, जिसमें कि आपके एशिया, अफ्रीका, ये सारे नेशंस आते हैं, लैटिन अमेरिका, तो इन सब देशों की लीडरशिप इंडिया ले सकता है। अभी अपने आप को पोजीशन कर रहा है, जैसे कि लास्ट G20 में हमने कहा अफ्रीकन यूनियन आप पधारिए ना, हमारा पार्ट बनिए G20 का, आपके इश्यूज़ हमारे इश्यूज़ हैं, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। अगर कोई किसी को कहे कि भाई तुम्हारे इशू दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट है, भाई तुम उसके खास बनोगे कि नहीं बनोगे? बनोगे। इंडिया का कहना है देखो हमारा अप्रोच ना ये वेस्टर्न पार्ट से अलग है, ये फोकस करते हैं पीस बिल्डिंग के नाम पर इंटरवेंशन, लेकिन हम बिलीव करते हैं स्टेट बिल्डिंग। मतलब इंडिया कहना है यार इंडिया इतने कॉन्फ्लिक्ट प्रोन जोन में, हमारे आसपास देखो पाकिस्तान इंस्टेबिलिटी, बांग्लादेश इंस्टेबिलिटी, श्रीलंका इंस्टेबिलिटी, नेपाल इंस्टेबिलिटी, लेकिन फिर भी इतना बड़ा रीजन, इतनी डाइवर्सिटी, इतनी कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन फिर भी स्टेबिलिटी से रहा, चलता रहा। कारण वी डेवलप्ड आवरसेल्फ
इनटू अ मॉडर्न स्टेट, यानी कि हमने स्ट्रॉन्ग स्टेट बनाई, स्टेबल स्टेट बनाई। तो यही हम आपको सिखाना चाहते हैं, जिससे कि आप इंक्लूसिव, कॉम्प्रहेंसिव, मतलब सबको साथ लेकर चल सकें, हर तरीके का डेवलपमेंट कर सकें, जिससे कि वो जो स्कार्सिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, दूसरों की वजह से कॉन्फ्लिक्ट है, वो कम हो। देखिए सीधी सी बात है, अगर आपके पास नहीं है पावर तो आपके ऊपर चलेगी दूसरे की पावर। तो अपनी पावर को लेंगे बढ़ा, तभी आप दूसरे के इन्फ्लुएंस को सकते हैं घटा। ये तो राइमिंग बन गई। तो खैर, इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में भी इंडिया कैन एक्चुअली प्ले अ क्रूशियल रोल, राइट? क्यों? क्योंकि इजराइल के साथ इंडिया के अच्छे रिलेशन, प्लस पैलेस्टीन अथॉरिटी के साथ भी इंडिया इज मैनेजिंग गुड रिलेशन। आप कहेंगे सर इजराइल हमारा क्यों सुनेगा? इजराइल अपने कस्टमर का तो सुनेगा। अगर मैं आपको बताऊं कि इजराइल का जो टोटल वेपन एक्सपोर्ट है उसका लगभग 40% इंडिया का शेयर है, तो और वो लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो भाई साहब फिर इंडिया के साथ इजराइल इज गोइंग टू मेंटेन गुड रिलेशंस, राइट? ऐसे ईरान के साथ भी वी आर मैनेजिंग आवर रिलेशंस। इससे पहले यूएसए ने कोशिश करी कि ईरान से अपने रिलेशंस को बैकफुट पर लाओ, तो हमने ऑयल को कुछ कम तो किया, लेकिन उसका रीज़न था कि भाई इंस्टेबिलिटी अगर इस रीजन में है तो हमारी ऑयल सिक्योरिटी भी भाई मेंटेन रहनी चाहिए। लेकिन हमारी पीएम मोदी जी की भी विजिट हुई, फॉर्मर जो प्रेसिडेंट रहे हैं हसन रूहानी जी लेट, वो भी यहाँ पर आए। तो कहने का मतलब हम रिलेशंस को मैनेज कर रहे हैं, राइट? वी आर नॉट फार फ्रॉम ईरान, राइट? ईरान इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट एंड दैट इज वाई वी आर इन्वेस्टिंग इन छाबहार पोर्ट, याद तो होगा आपको। ऐसी मिडिल ईस्ट के अदर नेशंस के साथ सीरिया पर भी हमने खुलकर बशर अल असद के खिलाफ नहीं बोला, क्योंकि वी वांट टू बी अ बैलेंसिंग, मतलब वी वांट आवर डिप्लोमेसी टू बी बैलेंसिंग हियर। इजराइल के साथ गुड रिलेशन 40-45% जो आपको बता रहा था, तो भाई कस्टमर की तो मानेगा, इन्फ्लुएंस तो रखेगा कुछ ना कुछ कस्टमर। और ऐसे में इंडिया कैन एक्चुअली काउंटर इस्लामिक फंडामेंटलिज्म, जो एक मेजर चैलेंज दुनिया में लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन हमारे यहाँ। वी कैन एक्चुअली पॉपुलराइज दिस डिस्कोर्सेज ऑफ प्लूरलिज्म। ऐसे इस्लामिक स्कॉलर्स को प्रमोट किया जा सकता है जो प्लूरलिटी की बात करें, पीस की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात करें। अफ्रीका को लेकर इंडिया ऑलरेडी AAGC चलाता है, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, जिससे कि हम एक सस्टेनेबल वे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें, मार्केट डेवलप कर सकें। हमारा मानना है कि देखो हम डिमांड बेस्ड डेवलपमेंट करेंगे, आपके यहाँ फोर्स वाला नहीं करेंगे जो चाइना करता है। तो इंडिया इज ऑलरेडी मेकिंग सर्टेन स्टेप्स, डोनर का रोल भी हम निभाते हैं, ट्रेड बूस्ट करेंगे, वहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, वही कि भाई आप लोग खुद डेवलप हो सकें। कुछ टाइम पहले आई वेंट टू स्क्रीनिंग ऑफ अ डॉक्यूमेंट्री, पॉवर्टी इंक था उसका नाम। उस डॉक्यूमेंट्री में क्या दिखाया हुआ था कि अफ्रीका में बम्पर आपकी यूएन की एड आ रही है। तो आप सोचेंगे यार बताओ, राहत राशि आ रही, मतलब चीज़ें आ रही हैं, बताओ कपड़े, जूते, खाना पीना, ब्रश सब आ रहा है, देखो कितना सपोर्ट कर रहा है यूएन, वाह। लेकिन वहाँ पर पॉवर्टी इंक उस डॉक्यूमेंट्री में बताया कि लोकल पॉपुलेशन से कहा भाई तुम काम क्या करते हो? कह रहे काम क्या करें, जूते का काम करें, कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि यूएन एड में आ जाता है, तो हमारा खरीदेगा कौन? कपड़े का काम करें, वहाँ से जो पुराने कपड़े होते हैं यूएन एड के थ्रू वो यहाँ पर डंप कर देते हैं, हम क्या करें? तो इंडिया की अप्रोच है कि भाई हम तुम्हें डिपेंडेंट नहीं बनाएंगे, हम तुम्हें स्किल करेंगे, जिससे कि तुम सही में अपनी मार्केट को डेवलप कर सको, राइट? तो आपको नहीं लगता कि इंडिया का जो डिस्कोर्स है टुवर्ड्स डेवलपमेंट, दैट कैन बी अ गुड अल्टरनेटिव फॉर अफ्रीका? इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, प्राइवेट सेक्टर का एंगेजमेंट, इंडिया और यहाँ की कंपनी। तो इसका मतलब है कि अभी इंडिया जिस पोजीशन पर है, वी नीड टू लेवरेज all these points so that we can expand our influence for betterment of us and betterment of world। जिस तरीके से ब्रिटेन ताकतवर बना, जिस तरीके से यूएसए बना, जिस तरीके से चाइना ने अपनी ताकत को बढ़ाया, ज़रूरी नहीं है कि सेम रास्ता इंडिया के लिए है। इंडिया के लिए अल्टरनेटिव हमें अपना ढूंढना होगा कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है। हमारी स्ट्रेंथ ये है, हमारी स्ट्रेंथ ऐसे कोलैबोरेशन है जो इंडिया को इकोनॉमिकली भी स्ट्रेंथन करेंगे, दूसरों को भी करेंगे। हमारे कोलैबोरेशन मतलब हमारी स्ट्रेंथ ये है कि हम दुनिया को ऐसा अल्टरनेटिव प्रदान करें कि वी शुड नॉट जस्ट थिंक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वी शुड आइडेंटिफाई हु आर द कॉन्फ्लिक्ट क्रिएटर, वाई दे आर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम बैक एंड, एंड देयर शुड बी अ ग्लोबल कंसेंसस। दुनिया भर के देश एक हों कि भाई इस रूट कोर्स पे काम करना है। अगर रूट कोर्स पे काम करोगे तो बड़ी बड़ी ताकतों पर इन्फ्लुएंस पड़ता है, राइट? दैट कैन बी अ वे। तो अगर आपको बिल्कुल क्लियर हो गया हो, ये तो मतलब समझ लीजिए कि जियोपॉलिटिक्स की मास्टर क्लास हो गई ये वाली वीडियो। तो जस्ट मेंशन वाह और अल्ट्रा क्लियर इन योर कमेंट्स एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, फैमिली। और प्लेलिस्ट है जियोपॉलिटिक्स सिंप्लीफाइड शशांक त्यागी, उसमें आपको मेरी सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। और मेरे साथ कनेक्ट हो जाइएगा यहाँ पर शशांक त्यागी फॉर यू, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यहाँ पर सारे अपडेट्स मेरी वीडियो के आते रहते हैं।
रेगुलरली आपको मिलते रहेंगे। एग्जामिन द रीजंस ऑफ मेजर ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड, व्हाट शुड बी इंडियाज अप्रोच टू इट। क्लियर हो गया ये तो अब आपको।